नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। नई दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। लोको पायलट और गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को कांसरो रेलवे स्टेशन पर रोक लिया। इसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व और रेलवे के अधिकारियों को किसी तरह सूचना दी गई। बताया गया कि लोको पायलट ने आग बढ़ने से पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन जंगल के बीच में ही रोक दी थी। तत्काल कोच C5 को खाली कराया गया। इसके साथ ही कोच को ट्रेन से अलग करके अन्य कोचों को सुरक्षित बचा लिया गया। कोच C5 में सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। कोच के सभी यात्रियों को दूसरे कोचों में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद ट्रेन को देहरादून के लिए रवाना किया गया। तीरथ कैबिनेट की पहली बैठक में किए गए गठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को स्थगित कर दिया गया। इन प्राधिकरणों में तत्काल प्रभाव से नक्शा पास कराने पर रोक लगाते हुए पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई। त्रिवेंद्र सरकार के समय ही 2017 में 9 नए जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन हुआ था। मंत्रिमंडल गठन के तत्काल बाद बीजापुर गेस्ट हाउस में तीरथ मंत्री परिषद की पहली बैठक हुई, जिसमें नवगठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विकास प्राधिकरणों पर 2016 की स्थिति बहाल कर दी गई है। इसके साथ ही नए गठित विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास करने पर रोक लगा दी गई। रुड़की नगर निगम बोर्ड का गठन होने के बाद दूसरी बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के महापौर को पार्षदों का विरोध झेलना पड़ा। करीब 1 साल हुई दूसरी बोर्ड बैठक में 2 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 3 प्रस्तावों पर ही सर्वसम्मति से पास हो पाए। बाकी 197 प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक तक स्थगित कर दिया गया। पार्षदों ने बोर्ड बैठक को लेट करने पर कड़ी नाराजगी जताई और मेयर को खरी खोटी भी सुनाई। बड़ी बात यह रही कि भाजपा के मेयर को भाजपा पार्षदों का ही विरोध झेलना पड़ा। बता दें कि रुड़की नगर निगम में करीब 1 साल बाद बोर्ड की दूसरी बैठक आयोजित की गई। पार्षदों के हंगामे के साथ शुरू हुई बोर्ड बैठक में मात्र 3 ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो पाए, जबकि बोर्ड बैठक में करीब 2 प्रस्ताव रखे गए थे। बोर्ड बैठक लेट होने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। लगातार जो पिछले 1 साल से हम बोर्ड की बैठक की प्रतीक्षा कर रहे थे, विकास कार्य लगातार बाधित थे। उसमें क्या हुआ कि 1 वर्ष के बाद बोर्ड की बैठक रखी, फिर स्थगित हुई, फिर रखी, तो सभी पार्षद परेशान थे। हमने कुछ नहीं देखा। अनाप शनाप इसके अंदर प्रस्ताव थे, किसी को ज़मीन देनी है, किसी को कुछ पैसा देना है। सारे प्रस्ताव हमने खारिज करके सिर्फ जो विकास कार्यों के प्रस्ताव हैं वो हमने पास कर दिए हैं और हमने लिख के MNA को दे रहे हैं। बैठक में नहीं, 2 प्रस्ताव पूरे पे चर्चा करते शाम हो जाती। हमने अपने जो विकास कार्यों के जनता के काम है उनको हमने ओके करके बाकी हम बैठक खत्म कर दी। इसमें हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा और मोहल्ले वाले ने किस लिए चुना? जब कुछ काम ही नहीं होंगे तो लोग तो हमें सुना के जाएंगे फिर घर पे, तो हम कैसे करेंगे बताओ? पार्षदगिरी तो चलने की नहीं है ऐसे। जिन्होंने जिताया उनके तो कुछ काम होने चाहिए। नाली सड़कें सब हमारे वार्ड में सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो कैसे इनकी सहमति से बैठ जाएं बताओ? हमारी अपनी भी तो कुछ सहमति है। सारे पार्षद लोग नाराज क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि कोई कार्य ही नहीं हो रहा। अपनी मर्जी से जो भी काम लेते हैं अपनी सहमति से उसे पास करा देते हैं। बहादुराबाद में जिला सहकारी समिति दौलतपुर के चेयरमैन और भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री अजय प्रताप सैनी पर 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों बहनें दिल्ली के रहने वाली बताई जा रही हैं और इनमें से एक शादीशुदा और दूसरी नाबालिग बताई जा रही है। महिला शिकायतकर्ता का आरोप है कि साल 2018 मार्च में सैनी का उनके घर आना जाना था। इसी दौरान सैनी ने उसकी बहन को अपने जाल में फंसा लिया और 2 साल तक उससे दुष्कर्म किया और अश्लील क्लिप बनाकर ब्लैकमेल किया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। धूल की समस्या पर कार्यवाही न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश पेनरूप और ग्राम प्रधान गीता देवी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। उन वाहनों के द्वारा लगातार धूल उड़ रही है, जिससे गांव वालों को जीना मुश्किल हो चुका है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर
धरना प्रदर्शन किया। गांव की जनता को धूल धक्कड़ से परेशान ना होना पड़े, और दूसरा खनन के वाहन इस लिमिट में चलें कि कम से कम गांव के लोगों को परेशानी ना हो, लोकल के लोगों को प्राथमिकता मिले। ठीक है, अगर बाहर के लोगों के लिए भी आपने अगर खुला रखा है तो वो प्रशासन की नीति है, लेकिन हमारा ये कहना है किसी बाहरी की वजह से लोकल के लोगों को परेशानी ना हो। ये भी एक हमारा दो मुद्दे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अगर ये सड़क पर बहुत जल्द ही सोमवार तक अगर ये सड़क को ठीक नहीं किया गया, दुरुस्त नहीं किया गया, तो सोमवार को प्रधान जी के नेतृत्व में हम ग्रामीणों के साथ सड़क पर पूरा गांव उमड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जिला। भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 17 बाइक के साथ 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भगवानपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरियाणा के बदमाशों को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी की गई 17 बाइक भी बरामद की गई हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है और साथ ही उनको रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भी दिया जा रहा है। टू व्हीलर का वाहन चोरी को रोकने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। कल जो है थाना भगवानपुर का जो बहुत अच्छा सफलता मिली, इसमें 17 मोटरसाइकिल जो है हमने बरामद किया है। इसमें 3 लोग मोनू सैनी, अशरफ और संजू, तीनों को गिरफ्तार किया है। इनसे 17 मोटर का हमने रिकवर किया है। इसका 13 मोटरसाइकिल जो मोहब्बा का लिंक्ड है, बाकी इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं और इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के रिमांड के लिए भेज रहे हैं। और इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित कर दी गई है और इसमें जो लिप्त मुलजिम है इनका विरुद्ध गैंगस्टर। भगवानपुर पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जहां 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भगवानपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरियाणा के बदमाशों को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी की गई 17 बाइक बरामद की गई है। वहीं बढ़ते हैं आगे, जहां पंचायत भवन में सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों ने PCPNDT और तंबाकू नियंत्रण पर लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर आशुतोष ने अधिनियम के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी, साथ ही तंबाकू नियंत्रण के लिए जागरूकता की अपील भी की। रुद्रप्रयाग के चिरबटिया में चिरबटिया नेचर फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक भरत सिंह चौधरी और डीएम ने संयुक्त रूप से चिरबटिया नेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया। प्रदेश के 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत चयनित चिरबटिया को इको पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा इस साल चिरबटिया में 3 दिवसीय चिरबटिया नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पहले यह आयोजन 1 दिवसीय होता था, लेकिन इस साल कई नए इवेंट सम्मिलित करते हुए 3 दिवस किया गया है। इस अवसर पर कोटद्वार के रामलाल और धनजीरा ने प्रकृति प्रेम, वन्य जीव मानव संघर्ष, वन्य जीव संरक्षण के महत्व का कठपुतली के माध्यम से मंचन कर लोगों को जागरूक किया। ये फेस्टिवल में खाली नाच गाने का कार्यक्रम नहीं हो, वो भी हो, पर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। इस फेस्टिवल की जो मुख्य धारा हो, जो उसका मुख्य अट्रैक्शन हो, वो एक्टिविटीज हो। तो इसी प्रकार से हाइकिंग की एक्टिविटी कि आप जाएं और एक ये ट्रैक करके आए, बर्ड वॉचिंग की एक्टिविटी, विलेज टूर की एक्टिविटी। विलेज टूर की एक्टिविटी के बारे में प्रकाश ने भी इसके बारे में बताया था, प्रकाश डाला था इसके ऊपर। मेरा जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनसे निवेदन है कि जरूर इसमें प्रतिभाग करें। देखिए, ये बहुत ही शानदार पहल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, टूरिज्म की है और ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको जो स्थानीय जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, उनको इससे जोड़ा जाए और एक समिति का यहाँ पर गठन होगा। आने वाले समय में इसको बड़ा स्वरूप दिया जाएगा।
बीते 7 फरवरी को चमोली के ऋषि गंगा में आए जल प्रलय को 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक आपदा प्रभावित गांवों में व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पाई हैं। लोगों की आवाजाही करने के अलावा कई चीजों से लोग इस वक्त परेशान हैं। हालांकि शुरुआती दिनों में तेजी से हुए रेस्क्यू कार्य अब धीमा पड़ने लगा है। तपोवन में मलबा हटाने और लापता लोगों के रेस्क्यू के लिए टीम लगातार काम कर रही थी, पर अब काम में तेजी की बजाय अब काम धीमा होता जा रहा है। वहीं मलबा हटाने से पहले पानी को बाहर निकालना रेस्क्यू टीम के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। ऋषि गंगा में आए जल प्रलय को 1 माह का समय हो गया है, लेकिन अभी तक टनल के अंदर मौजूद व्यक्तियों की खोज पूरी नहीं हो पाई है। टनल के अंदर से पानी के रिसाव के चलते मलबा हटाना जोखिम भरा कार्य साबित हो रहा है। यही कारण है कि रेस्क्यू टीम जिस गति से टनल में बढ़नी चाहिए थी वह नहीं बढ़ पाई है। अभी तक टनल में 200 मीटर ही मलबा हटाया जा सका है। इस टनल में 34 लोग फंसे हुए थे। इनमें से अभी तक 14 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू को लेकर जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे बाधाएं बढ़ रही हैं। इस आपदा में कुल 205 लोग लापता थे, जिनमें से अभी तक 72 शव और 31 मानव अंग मिल चुके हैं। इनमें से 43 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त की जा चुकी है। 58 शवों और 28 मानव अंगों का 110 परिजनों के साथ डीएनए सैंपल मिलान के लिए भेजा गया है। ऋषि गंगा में आए जल प्रलय में लापता व्यक्तियों के स्वजनों को आज भी उनके लौटने का इंतजार है। धौली गंगा के किनारे बसे गांवों में धौली गंगा और ऋषि गंगा के कटाव के चलते अस्तित्व का खतरा भी मंडरा रहा है। इन गांवों में भूस्खलन रोकथाम के लिए अभी कोई कार्य योजना ही नहीं बनी है। ऋषि गंगा में आए जल प्रलय से कई गांव ऐसे हैं जहां नदी के कटाव से लगातार भू धसाव हो रहा है। इन गांवों को बचाने के लिए एक बड़े ट्रीटमेंट कार्य योजना की जरूरत है, लेकिन गांवों में फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर गांव तक आवाजाही सुचारू करने तक ही सीमित है। फिलहाल नदी का जलस्तर घटने से गांवों को खतरा नहीं है, लेकिन मानसून के दौरान इन गांवों में भूस्खलन भू धसाव से नई मुसीबत आ सकती है। गांवों में नदी या फिर गदेरों को पार कर गांव तक पहुंचने के लिए झूला पुल लाइफलाइन मानी जाती है। आपदा में बहे झूला पुलों के निर्माण के लिए आपदा प्रभावित 13 गांवों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि इन गांवों में जमीन की हलचल ट्राली के सहारे चल रही है। जल प्रलय के दौरान ऋषि गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा नदी में बाढ़ आने से नदी घाटी में गांवों को जाने वाले 6 झूला पुल बह गए थे। ये झूला पुल इस क्षेत्र के 13 गांवों की लाइफलाइन माने जाते हैं। आपदा प्रभावित जुगजू गांव को अभी भी 4 किलोमीटर लाता से पहाड़ी नाप कर गांव तक पैदल पहुंचना पड़ रहा है। यह सफर इतना खतरनाक है कि ग्रामीण आवश्यक कार्य के लिए ही सड़क तक आ रहे हैं। जोशीमठ विकास खंड का जुगजू गांव रैणी के ठीक सामने धौली गंगा किनारे बसा है। इस गांव तक जाने के लिए एकमात्र झूला पुल आपदा में बह गया था। गांव में 10 से अधिक परिवारों की 70 से अधिक जनसंख्या है। स्थिति यह है कि आपदा के दिन से ही ग्रामीण ट्राली या अस्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन परंतु अस्थायी पुल तो छोड़ो, प्रशासन ने यहाँ ट्राली भी नहीं लगाई है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।